और आज की इस वीडियो में हम लोग आरोहण चैप्टर के कंप्लीट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस बताऊंगा आपको बस मात्र इतना ही क्वेश्चंस करना है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आरोहण और इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है संजीव। याद रखिएगा, लेखक का नाम संजीव और चैप्टर का नाम आरोहण। देखिए, कोई भी हमारा जो चैप्टर होता है उसमें जो कवि का नाम होता है या फिर जो लेखक का नाम होता है, आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि कवि का नाम और लेखक का नाम एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और ये हमारा इस चैप्टर का सब्जेक्टिव वाला वीडियो है। बहुत ही जल्द आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाला भी वीडियो मिल जाएगा। और देखिए, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है। आप लोगों को जैसे पढ़ने का इच्छा है आप लोग उसी प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मतलब ये ऐसे पूछा जाएगा या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारा एक ही होगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमें क्या पूछा जा रहा है और उत्तर हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर हमारा एक ही होने वाला है। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, क्या देखिए कि पर्वतारोहण की शिक्षा पाया हुआ रूप सिंह अपने भाई भूप सिंह के समक्ष पहाड़ चढ़ने में फिसड़ी क्यों है। देखिए, यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2 आदमी है। एक आदमी का यहाँ पर नाम है हमारा रूप सिंह और एक आदमी का नाम है हमारा भूप सिंह। ये जो रूप सिंह है ना, ये पहाड़ पर चढ़ने का कोर्स करके रखा है, यानी कि ट्रेनिंग ले लिया है कि पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाए। और ये जो भूप सिंह है, इसने किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन फिर भी भूप सिंह ने देखिए ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन ये जो भूप सिंह है ना, ये जिस प्रकार से जिस तेजी से पहाड़ में चढ़ेगा उतरेगा, उस तेजी से या फिर उस टाइप का मतलब पहाड़ में चढ़ना या फिर उतारना रूप सिंह नहीं सकेगा। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये जो रूप सिंह है ना, ये मतलब पहाड़ में चढ़ने का ट्रेनिंग ले लिया है। भूप सिंह पहाड़ में चढ़ने का ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन फिर भी भूप सिंह जिस प्रकार से पहाड़ में चढ़ देगा या फिर उतर देगा, उस प्रकार से रूप सिंह हमारा नहीं सकेगा। तो क्यों नहीं सकेगा, यही चीज हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, बात को ध्यान से सुन लीजिए। ये जो रूप सिंह है ना भाई, रूप सिंह ने तो कोर्स करके रखा है, ट्रेनिंग लेके रखा है। अब जब इस ट्रेनिंग कर रहा था तो ट्रेनिंग में हो सके वो रस्सी का मदद ले रहा था या फिर कोई दूसरे सामान का मदद ले रहा था। लेकिन ये जो भूप सिंह है ना, ये जो भूप सिंह है, एक पहाड़ी व्यक्ति है, यानी कि पहाड़ में रहने वाला ही व्यक्ति है। और एक चीज जान लीजिए कि कोई भी आदमी जिस जगह पर रहता है वो आदमी उस जगह को अच्छे तरीके से जान जाता है, यानी कि जो लोकल आदमी होगा ना वहाँ का, उस जगह को अच्छे तरीके से जान जाएगा। तो भूप सिंह तो पहाड़ी व्यक्ति है भाई, तो पहाड़ी व्यक्ति मतलब वो पहाड़ में रहते हैं। अब पहाड़ में रहते हैं मतलब क्या होगा कि किसी भी काम, अगर कुछ भी काम लगता है वो तो डेली काम लगेगा ही लगेगा। तो इससे क्या होगा, पहाड़ से उतरना या फिर चढ़ने का डेली उनका प्रैक्टिस होते रहेगा, क्योंकि कुछ काम लगेगा तो पहाड़ से चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर रूप सिंह और भूप सिंह के साथ हो रहा है। रूप सिंह तो भाई ट्रेनिंग करके रखा है, लेकिन भूप सिंह एक पहाड़ी व्यक्ति है, उसका डेली आने जाने का जो काम होता है पहाड़ में उतरना चढ़ना ही होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो भूप सिंह है ये इस प्रकार से कर पा रहा है और रूप सिंह इस प्रकार से कर नहीं पा रहा है। और इसी को देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर के तौर पर लिख दिया है और किस प्रकार से आप लोगों को भी लिखना है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना अवश्य सीखा था, परंतु उसका चढ़ना भूप सिंह के समान नहीं था। देखिए, रूप सिंह ने तो पहाड़ में चढ़ने का ट्रेनिंग ले लिया है, लेकिन जिस प्रकार से भूप सिंह पहाड़ में चढ़ता है उस प्रकार रूप सिंह पहाड़ में चढ़ नहीं सकता है। ये जो रूप सिंह है ना, वो रस्सियों तथा अन्य सामान के साथ पहाड़ों पर चढ़ना सीखा था। जो रूप सिंह है वो पहाड़ पे किस प्रकार से चढ़ता था, तो रस्सी की मदद से या फिर कोई दूसरा सहारे का कोई सामान ले लेता था। उनके बिना तो वो चढ़ाई कर ही नहीं सकता था, और अगर ये सब नहीं मिलेगा ना तो रूप सिंह चढ़ाई नहीं कर पाता था। भूप सिंह पहाड़ी व्यक्ति था, पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति था। उसे पहाड़ों पर रोज कई कई बार चढ़ना उतरना पड़ता था। इसके लिए वह रस्सी या अन्य किसी सामान का सहारा नहीं लेता था। और ये जो भूप सिंह है ये तो भाई पहाड़ी व्यक्ति ठहरा, पहाड़ में रहना है तो कुछ भी काम अगर पड़ेगा तो उतरने चढ़ने के लिए वो डेली पर डे क्या करेगा, पहाड़ में उतरेगा चढ़ेगा। तो ऐसा आदत बन गया था ना उनका कि वो ना तो रस्सी का यूज करता था या फिर ना ही किसी सहारे के सामान का यूज करता था। वह कठिन चढ़ाई भी सरलता से कर लेता था, कठिन से कठिन चढ़ाई भी वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता था। इसके विपरीत रूप सिंह के लिए यह कार्य बहुत कठिन था। जब रूप सिंह घर जा रहे थे तब उनके भाई भूप सिंह ने उनकी सहायता की। भाई द्वारा पहाड़ों पर बिना किसी सहारे की चढ़ाई देखकर वो स्वयं को उसके आगे बौना महसूस किया। लगा कि अरे भाई हमने तो कोर्स करके रखा है, लेकिन
मेरे में दम नहीं है। भूप सिंह को तो देखो ट्रेनिंग नहीं लिया है, कोई कोर्स नहीं करके रखा कि पहाड़ में कैसे चढ़ा जाए, लेकिन फिर भी किस प्रकार से पहाड़ में चढ़ रहा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि पहाड़ों में जीवन अत्यंत कठिन होता है। देखिए जो पहाड़ में जो रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो जीवन होता है, उनका जो जिंदगी होता है बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, पाठ के आधार पर उक्त विषय पर एक निबंध लिखिए। जो चैप्टर में जो बोला गया है कि किस किस प्रकार का कठिनाइयों का उन लोगों को सामना करना होता है, तो हर एक कठिनाइयों के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताना है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि पहाड़ों में जीवन अत्यंत कठिन होता है जो निम्न प्रकार से है। देख लीजिए क्या क्या उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट बना अगर बहुत सारा पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया है। आप लोगों को जो जो पॉइंट्स आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनवाना बहुत ही कठिन है। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर हम लोग सड़क नहीं बनवा सकते हैं। मैदानी इलाकों में सड़कें बनाने में कुछ महीने का समय लगता है, वहीं पहाड़ों में इसी काम को करने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। देखिए जो मैदानी में कुछ महीने में होगा, वही पहाड़ी इलाके में अगर सड़क बनाया जाए तो वही काम करने में 2 से 5 साल तक लग जाएगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने में आधुनिक उपकरणों की सहायता नहीं ली जा सकती है, बल्कि लोगों द्वारा ही यहाँ पर कार्य करवाया जाता है। लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जो आधुनिक उपकरण होते हैं ना, आधुनिक उपकरण का यहाँ पर यूज नहीं होता है, क्योंकि जगह नहीं है ना भाई, कहाँ पर किस प्रकार से ले जाया जाए, इसलिए वहां पर आधुनिक उपकरणों का सहायता नहीं लिया जाता है, बल्कि जो भी काम होता है लोगों के द्वारा ही होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की दर बहुत ही कम होती है। मतलब वहां पर तेजी से विकास नहीं होता, बल्कि बहुत ही स्लोली आजा डूब जाओ तेरी आंखों में स्लो मोशन में, ठीक है, यानी कि स्लो मोशन में वहां पर विकास होता है। आगे चलिए अगला जो पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4 कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती होती है, जिस कारण यहाँ खेती अधिक नहीं होती। ठीक है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं भाई वहां पर सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है, जिसके चलते वहां पर खेती भी अधिक मात्रा में नहीं होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना वहां पर जो बारिश है ना, बारिश का भी समस्या उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार से देखिए, अगर बहुत ही अधिक मात्रा में अगर बारिश हो जाता है तो जितना भी फसल रहेगा सबको बहा के ले चल जाएगा, और अगर कम पानी पड़ता है या फिर कम अगर बारिश होती है तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, जितना भी फसल रहेगा सब सूख के बर्बाद हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि इस प्रकार के क्षेत्र में गाय तथा भैंसें भी अधिक दुधारू नहीं होती है। जो गाय भैंस होती है ना वो भी मतलब अधिक दूध नहीं देती है, यही चीज यहाँ पर बोला गया है। आगे चलिए पॉइंट नंबर 7 देख लीजिए क्या है कि जानवरों के रख रखाव के लिए औरतों को पूरे दिन जंगलों में भटकना पड़ता है, तब जाकर ये गाय भैंसों के लिए चारे का इंतजाम कर पाती है। देखिए मतलब जो जानवर है, जानवर को भी वहां पर रख पाना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब देखिए जानवर को खिलाने के लिए चारा तो चाहिए ना, तो चारा लाएंगे कहाँ से, तो पूरे दिन जंगल में इधर उधर भटकना पड़ता है, तब जाके गाय भैंस के लिए चारा वहां पर मिलता है। अगला पॉइंट क्या है कि बरसात के मौसम में यहाँ मृत्यु दर बढ़ जाती है। देखिए बरसात के मौसम में वहां पर मृत्यु दर बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु वगैरह होता है, बहुत सारे आदमी मर जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि पानी के कारण पहाड़ों तथा जंगलों में जाना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें वहां जाना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें जान से हाथ धोना भी पड़ता है। भाई देख लो। पॉइंट नंबर 10 क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर और चट्टाने खिसकते रहते हैं, जिससे बहुत सारे व्यक्ति मर जाते हैं। कभी पत्थर खिसक गया, कभी चट्टान खिसक गया और बहुत सारे व्यक्ति मर जाते हैं। पॉइंट नंबर 11 क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती रहती है। 12th नंबर में कि नौकरी, चिकित्सा तथा शिक्षा का अभाव होता है, जाहिर सी बात है कोई सुख सुविधा वहां पर अच्छी तरीके से मिलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13 क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन इत्यादि होते रहते हैं। ये सब चीज आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है कि महिप की चुप्पी और पीड़ा के कारणों पर विचार कीजिए। यानी जो महिप थे ना, महिप वो एकदम चुपचाप थे और उसके अंदर बहुत सारा पीड़ा यानी कि बहुत सारा दर्द था, तो इस दर्द का क्या कारण है, ये सब चीज आप लोगों को यहाँ पर बताना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आप लोग देख लीजिए क्या है नीचे वाला कि महिप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था। मतलब महिप के बारे में जब भी कुछ पूछा जाता था ना तो उस बात को टाल देता था, तो क्यों टाल देता था ये चीज आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा कि जो महिप है ना, महिप रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह का बेटा था। महिप जो था वह रूप सिंह का बड़ा भाई जो भाई था भूप सिंह, उसी का बेटा था। उसकी माँ सैला रूप सिंह की प्रेमिका तथा भूप सिंह की पहली पत्नी थी। देखिए ये जो महिप का जो माँ है इसका नाम है सैला, और ये जो सैला थी ना वो रूप सिंह की प्रेमिका थी और भूप सिंह की पहली पत्नी थी। महिप जान गया था कि रूप सिंह रिश्ते में उसका चाचा है। रूप ने रास्ते में कई बार भूप सिंह और सैला के बारे में बात की थी। वह कुछ कुछ समझ गया था कि रूप सिंह कौन है। वह उसे अपने विषय में बताना नहीं चाहता था
और ना ही अपने विषय में कोई बात करना चाहता था। मतलब ये जो महीप थे ना, महीप मतलब अपने बारे में किसी भी प्रकार का कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनको पता चल गया है, एक्चुअली उनको पता चल गया था कि ये जो मैं ला रहा हूँ, ये जो रूप सिंह है, ये असल में कौन है भाई, तो मेरा चाचा है। अतः जब भी रूप सिंह महीप से उसके, देखिए रूप सिंह क्या कर रहा था, जब भी महीप से उसके विषय में कुछ पूछता था तो वह हमेशा बात को टाल देता था। वह अपने माँ के साथ हुए अन्याय को बताना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने अपने पति द्वारा दूसरी स्त्री घर में लाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इससे वह दुखी था। उसने इसी कारण अपना घर छोड़ दिया था। देखिए बात को ध्यान से सुन लीजिए। मतलब इनका जो माँ है ना सैला, ठीक है, तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जब उनके महीप के जब पिताजी ने दूसरी शादी करके जब अपने घर एक दूसरे स्त्री को ले आया, तो जो महीप की जो पहली जो माँ थी एक्चुअल में जो सैला थी, ठीक है, उन्होंने आत्महत्या करके जान दे दिया। और ये जो दुख था ना, ये महीप को एकदम अंदर से तिल तिल कर एकदम तड़पा रहा था। जाहिर सी बात है, माँ है, माँ का प्यार सबको पता है कि माँ क्या चीज होता है दुनिया में। तो वही चीज यहाँ पर महीप के साथ ही हुआ था, और महीप इस चीज को नहीं मतलब बताना चाह रहा था, इसलिए महीप एकदम चुपचाप था। जब भी रूप सिंह महीप को उसके बारे में पूछता था तो वह बात को टाल देता था। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ना सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पठित कहानी के आधार पर भूप सिंह की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब देखिए भूप सिंह का जो चरित्र है किस प्रकार से है, कैसा आदमी था, क्या था क्या नहीं, आपको बताना है। तो देखिए भूप सिंह का जो चरित्र है, ठीक है, कैरेक्टर कैसा, देखिए पहला वह धैर्यशील व्यक्ति था। भूप दादा एक धैर्यशील व्यक्ति है। उन्होंने अनेक संकटों का सामना धैर्यपूर्ण किया है। वे किसी भी संकट से डरते नहीं थे, बल्कि संकट का डटकर सामना करते थे। ठीक है, डरते नहीं थे, यहाँ थे कर दीजिएगा, ठीक है, डरते नहीं थे लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक तो धैर्यशील थे, फिर क्या थे देखिए, वे मेहनती भी थे। वह एक मेहनती व्यक्ति है। पहाड़ों पर रहते हुए उन्होंने कभी बाहर काम करने की नहीं सोची। उन्होंने अपने निवास स्थान पर ही मेहनत की। मेहनती भी थे, शक्तिशाली भी थे। भूप दादा एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह रूप सिंह और शेखर को अपने बल पर पहाड़ी पर चढ़ाते हैं, तो शक्तिशाली भी थे। स्वाभिमानी, वह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि कठिन परिश्रम किया। ठीक है, देखिए जो स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं होते वह मुसीबत के समय किसी के सामने झुक जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो ये सब वो नहीं करते थे। कुशल पर्वतारोही, मतलब इतना मतलब कुशल था, इतने अच्छे तरीके से वो पहाड़ में चढ़ देता था कि पूछिए ही नहीं। रूप सिंह तो ट्रेनिंग लेके आया था, लेकिन फिर भी भूप सिंह जैसा वो पहाड़ में चढ़ नहीं पाता था। भूप दादा एक पहाड़ी पुरुष है। पर्वतारोहण उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन वो एक कुशल पर्वतारोही है, जिसके उदाहरण कहानी में कई स्थानों पर है। 6 नंबर है कि आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वास से एकदम भरपूर था। भूप दादा आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति है। जब पहाड़ी पर चढ़ते समय रूप सिंह और शेखर थक जाते हैं, तो वह उन्हें अपनी कमर से बांधकर ऊपर पहुंचाते हैं। वह अकेले आकर ऊंचे पहाड़ पर खेत तथा घर बनाते हैं। तो ये भाई क्या है, आत्मविश्वास है। और हर एक व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप लोगों के भीतर भी आत्मविश्वास होना चाहिए। नहीं भाई हमें इतना नंबर लाना है, मतलब लाना है, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। सैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। देखिए इसका उत्तर, माँ बाप के पहाड़ के मलबे में दबने से हुई मृत्यु के पश्चात भूप सिंह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसने अपने धैर्य और साहस से अकेले ही धीरे धीरे मलबा हटाकर थोड़ी बहुत खेती शुरू की। बाद में उसने सैला से विवाह किया। सैला ने खेतों को ढलवा बनाकर खेती को फैलाया, झरने को खेतों की ओर मोड़कर पानी की समस्या का हल किया। इस प्रकार दोनों ने अपनी हिम्मत, धैर्य, आत्मविश्वास और कार्य कुशलता के बलबूते पर अपनी जिंदगी की नई कहानी शुरू की। तो ये हो गया भाई यहाँ पर सैला और भूप का, जो यहाँ पर जो मेहनत किया था अपनी जिंदगी में, जो मेहनत किया था उस चीज मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है हमारे पास, कि बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा। ठीक है, ये जो बूढ़ा त्रिलोक है ना भाई, बूढ़ा त्रिलोक जो सिंह है ये भी एक पहाड़ी व्यक्ति ही है। उसे पहाड़ों पर चढ़ना उतरना भली भांति आता था। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रतिदिन अपने काम के लिए कई बार पहाड़ों से चढ़ते उतरते हैं। पहाड़ में रहने वाले तो जाहिर सी बात है डेली का काम है भाई पहाड़ से चढ़ना उतरना, तो हैबिट सा बन जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। यह उनके दैनिक जीवन, ठीक है, यह उनके दैनिक जीवन का एक भाग है। उसके लिए किसी तरह से, ठीक है, क्या है, जीवन का एक भाग है। उसके लिए उन्हें
किसी तरह की नौकरी आज तक मिलते नहीं देखा था। अब देखिए उन लोगों का तो काम है पहाड़ से चढ़ना उतरना, तो उन लोगों को थोड़ा ना आइडिया कि भाई ये हमारा नौकरी भी हो सकता है। जब बूढ़े त्रिलोक को रूप सिंह ने बताया कि वो शहर में पहाड़ पर चढ़ना सिखाता है तो वह हैरान रह गया। त्रिलोक का तो काम ही है भाई पहाड़ी आदमी है तो पहाड़ से उतरेगा चढ़ेगा, लेकिन जब रूप सिंह बताता है कि अरे भाई ये पहाड़ में चढ़ना उतरना भी एक नौकरी जैसा है, इसमें भी पैसा मिलता है, तो ये जो बात है ना इस बात को सुनकर वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, हैरान हो जाता है। उसे इस बात की हैरानी थी कि रूप सिंह जिस नौकरी की इतनी तारीफ कर रहा है वो बस पहाड़ पर चढ़ना सिखाना है। इतनी सी बात के लिए उसे 4,000 महीना मिलते हैं। उसे लगा कि सरकार मूर्खता भरा काम कर रही है। इतने छोटे से काम के लिए 4,000 महीना वेतन के रूप में मिलने वाली बात उसे हैरान करने लगी। तो ये था हैरानी की बात। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ा जाए और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि लेखक ने आरोहण कहानी में कई प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया है, स्पष्ट करें। तो देखिए 1 नंबर, कहानी में अनेक स्थानों पर विशाल पहाड़ों का वर्णन किया गया है। ये पहाड़ अत्यंत विशाल, ऊंचे नीचे तथा दूर दूर तक फैले थे। दूसरा है कि पहाड़ों पर उगे पेड़ों, घास तथा उनके ऊपर उड़ते बादल, धुंध और कोहरे का भी वर्णन लेखक ने किया है। तो ये सब चीज का वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या है। पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं कि कहानी में लेखक ने खेतों, नदी, फल के पेड़ों आदि का वर्णन भी किया है। तो यहाँ पर रहा ये हमारा चैप्टर का कंप्लीट जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैंने आप लोगों को हर एक चीज बता दिया। वीडियो से भी आप लोग कर सकते हैं, पीडीएफ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी जहां से आप लोगों को करना है। तो चलिए भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।